है क्योंकि इसमें टीडीएस के अलावा कई सारे इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सामने आने वाले हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर किया गया है जो आपको किसी बुक या अदर वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आप जो इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हो उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार स्पेसिफाइड रेट से टैक्स देना होता है और आपको यह टैक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होता है जिसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स डिटेल के साथ इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना होता है। एग्जांपल के तौर पर जो इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में अर्न की है उस पर आपको टैक्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 में देना होता है। इस प्रकार जो इनकम टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे करते हैं उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है क्योंकि टैक्स पेयर खुद अपनी इनकम असेस करता है और उस पर अप्लीकेबल रेट्स के साथ टैक्स पे करता है, इसलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। अब पहले होता यह था कि मेजोरिटी ऑफ पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे और यदि फाइल भी करते थे तो अपनी सारी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते थे। इस तरीके से वो अपना टैक्स बचा लेते थे और यदि सही शब्दों में कहें तो टैक्स की चोरी कर लेते थे, टैक्स का इवेजन कर लेते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हर पर्सन की इनकम को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पर्सन तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते और फाइल करते भी हैं तो हर फाइल्ड आईटीआर की डिटेल्ड एनालिसिस या स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि इतने नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर रिटर्न को डिटेल एनालिसिस करके स्क्रूटनी की जाए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स बनाए, कुछ मैकेनिज्म बनाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे निम्नलिखित प्रकार से टैक्स वसूल करता है। तो ये वेज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस है। उसमें सबसे पहला है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दूसरा है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तीसरा है एडवांस टैक्स और चौथा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो आप समझ गए होंगे, अभी हमने डिस्कस किया है। अब तक हमें ये समझ में आ गया कि टीडीएस जो है कोई अलग टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है। आइए समझते हैं कि टीडीएस एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी आपकी इनकम की सोर्स पे ही आपसे टैक्स वसूल लिया जाता है। गवर्नमेंट ने पेयर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि जब भी कोई पर्सन कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स किसी को करता है तो उससे पहले उसमें से टीडीएस को डिडक्ट करना होगा और बैलेंस अमाउंट ही पेई को पे करना होगा। आइए एक सिंपल एग्जांपल से टीडीएस के मैकेनिज्म को समझते हैं। ये है मिस नैन्सी जिनकी बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए की एफडी है जिस पर उन्हें 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट ने बैंक्स पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि जब भी वे 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट एफडी के इंटरेस्ट के रूप में करते हैं तो उन्हें 10% की रेट से टीडीएस काटना होगा। इस तरह जब बैंक मिस नैन्सी को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो उसमें से पहले 10% टीडीएस के रूप में काट लेगी, यानी बैंक मिस नैन्सी को 45,000 रुपए का पेमेंट करेगी और बैलेंस 5,000 रुपए का पेमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देगी। इसके बाद बैंक को एक और काम करना होता है, बैंक को एक ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है ट्रेसेस पोर्टल पर। इस स्टेटमेंट में नैन्सी को पे किए गए अमाउंट की डिटेल, टीडीएस की डिटेल, नैन्सी का पैन नंबर और पे का 10 नंबर का डिटेल होता है। इस प्रकार फाइल किए गए स्टेटमेंट को टीडीएस रिटर्न कहा जाता है जो पेयर को क्वार्टरली फाइल करना होता है, यानी हर 3 महीने में एक बार फाइल करना होता है। ट्रेसेस पोर्टल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साइट है जहां पर टीडीएस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। ट्रेसेस पर टीडीएस रिटर्न फाइल होते ही यह डिटेल जो है फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26A में अपडेट हो जाती है। नैन्सी को जब बैंक से इंटरेस्ट का अमाउंट कम मिलता है, 5,000 रुपए कम मिलता है, तो वो बैंक से इसका रीजन पूछती है और वहां से उसे पता चलता है कि उसका 5,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया गया है। नैन्सी बैंक से इस प्रकार काटे गए टीडीएस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगती है जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहा जाता है। टीडीएस सर्टिफिकेट को फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के नाम से भी जाना जाता है। यदि टीडीएस केवल सैलरी पर काटा गया है तो वहां पर फॉर्म 16 इशू होता है और जब अदर देन सैलरी इनकम पर टीडीएस काटा जाता है जैसे इंटरेस्ट इनकम पर, रेंटल इनकम पर, इंटरेस्ट इनकम पर, तो वहां पे फॉर्म 16A इशू किया जाता है। हमारे इस एग्जांपल में टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म 16A एप्लीकेबल होगा। अब बैंक अगेन ट्रेसेस पोर्टल को अप्रोच करती है और वहां से फॉर्म 16A डाउनलोड करके नैन्सी को प्रोवाइड कर देगी जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहा जाता है। अब साल के आखिरी में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब नैन्सी आईटीआर फाइल करेगी तो उसमें डिडक्ट किए गए टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करेगी। आजकल आईटीआर जो है वो ऑनलाइन फाइल होते हैं और टीडीएस की इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती है। इस प्रकार डिडक्ट किए गए टीडीएस का जो है क्रेडिट टैक्स पेयर को मिल जाता है।
सपोज मिस नैन्सी की टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ₹20,000 है। अब उसमें से 5,000 रुपए का जो है TDS क्रेडिट मिल जाएगा और बैलेंस 15,000 जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होगा। सपोज मिस नैन्सी की टैक्स लाइबिलिटी ओनली 3,000 रुपए, अब उन्हें TDS का क्रेडिट मिलेगा 5,000 रुपए। अब ये जो एक्सेस 2,000 रुपीज जो TDS के रूप में कट गया है, अब नैन्सी को टैक्स रिफंड के रूप में मिल जाएगा, बट इसके लिए नैन्सी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आई होप आपको TDS का ये मैकेनिज्म क्लियर हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हमने ये देखा कि FD के इंटरेस्ट पर TDS कैसे काटा जाता है। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं और एक समझना चाहते हैं, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर समझना चाहते हैं, तो बैंक की जगह आपको एम्प्लॉयर को इमेजिन करके चलना है और मिस नैन्सी को एक एम्प्लॉय मान के चलना है। और दूसरा डिफरेंस ये आ जाएगा कि फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 16 इशू किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म 16 इशू किया जाता है सैलरी के केस में। बाकी पूरा जो प्रोसेस फ्लो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इस पूरे प्रोसेस फ्लो में। तो बात करते हैं कुछ कॉमन पेमेंट्स की जिन पे TDS एप्लीकेबल होता है। तो TDS एप्लीकेबल होता है सैलरी के पेमेंट में। यदि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है और आपकी सैलरी का टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है, तो वो स्पेसिफाइड रेट से TDS काट के आपको बैलेंस अमाउंट जो है सैलरी का आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। दूसरा पेमेंट है इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक। तो जब बैंक आपको FD पे इंटरेस्ट देती है और यदि इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 के ऊपर होता है, तो उस केस में बैंक जो है 10% का TDS काट के बैलेंस अमाउंट आपको पे करता है। इसी तरीके से कमीशन इनकम रेंटल पेमेंट्स पर, कंसल्टेशन फीस पर, प्रोफेशनल फीस पर भी TDS एप्लीकेबल होता है। बट जो दो मोस्ट कॉमन पेमेंट्स इनकम TDS एप्लीकेबल होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज आते हैं कॉमन मैन की लाइफ में, वो है सैलरी पे TDS और दूसरा FD इंटरेस्ट पे TDS। तो इस वीडियो को बनाते समय मैंने केवल 2 एग्जांपल्स को ध्यान में रखा है। वो पहला है वो सैलरी पे TDS और दूसरा है बैंक द्वारा FD इंटरेस्ट पे TDS। जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय की सैलरी से TDS काटता है, तो उस TDS के प्रूफ के रूप में फॉर्म 16 आपको वो प्रोवाइड करता है। और यदि TDS अदर देन सैलरीज पे कट रहा है, वो चाहे इंटरेस्ट ऑन FD पे हो, चाहे वो कमीशन पे हो, चाहे वो रेंटल पेमेंट्स पे हो, तो उस केस में आपका जो डिडक्टर है आपको फॉर्म 16A इशू करता है। तो आपको फॉर्म 16 के पार्ट A और फॉर्म 16A से कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म 16A जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो सैलरी के अलावा अगर TDS का पेमेंट हुआ है, TDS का रिडक्शन हुआ है, तो उस केस में इशू किया जाता है, और जो कि क्वार्टरली इशू किया जाता है। जबकि फॉर्म 16 जो है वो सैलरी के TDS के एप्लीकेबल होता है और ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को एनुअली इशू किया जाता है। तो फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में जो रहता है वो आपके TDS के डिडक्शन की डिटेल होती है कि क्वार्टरली किस तरीके से आपको सैलरी का पेमेंट हुआ है और TDS डिडक्ट हुआ है। और पार्ट B में आपका जो रहता है वो कंप्लीट कंप्यूटेशन होता है आपकी सैलरी का, जिसमें आपके एम्प्लॉयर द्वारा बताया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, बोनस कितना